बीइंग इंडियन पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे दिल्ली चुनाव की मुफ्त सुविधाओं और पॉलिटिशियंस की मिलीजुली राजनीति पर। भारत में चुनावों में वोट सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं का वादा एक बढ़ता हुआ रुझान बन चुका है और दिल्ली के आगामी 2025 विधानसभा चुनाव इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति अब और भी गहरे स्तर तक पहुंच चुकी है और इस पर निर्वाचन आयोग ईसी की चुप्पी सवालों के घेरे में है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम कर रही है, ने मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा जैसी कई योजनाओं के माध्यम से बड़ी लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि यह मुद्दा अब केवल एक चुनावी रणनीति से बढ़कर एक गंभीर चर्चा का विषय बन चुका है, जो न केवल नैतिक और राजनीतिक बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी की मुफ्त सुविधाएं। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के नागरिकों को मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा जैसी योजनाओं की पेशकश की है, जो लोगों में अपार लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी हैं। इन योजनाओं में प्रमुख हैं मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का सुधार। इन वादों ने आम आदमी पार्टी को विशेष रूप से निम्न मध्य वर्गीय और कामकाजी वर्ग के बीच मजबूत आधार दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति का प्रमुख वाहक है। भाजपा और कांग्रेस ने भी अपने चुनावी अभियानों में इसी तरह के वादे किए हैं। भाजपा का ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास पर अधिक रहता है, लेकिन वे भी मुफ्त राशन, सब्सिडी योजनाएं और अन्य लाभों के वादे करते रहे हैं। कांग्रेस हालांकि कम सक्रिय है, फिर भी किसानों के कल्याण और गरीबों के लिए राहत योजनाओं की पेशकश करती रही है। चुनावी मैनिपुलेशन का आरोप। आलोचकों का कहना है कि मुफ्त सुविधाएं सिर्फ एक सहानुभूति की राजनीति नहीं है, बल्कि यह चुनावी मैनिपुलेशन का हिस्सा है। मुफ्त सेवाओं का वादा करना वोट हासिल करने का एक तरीका बन चुका है। इसे लेकर कुछ गंभीर आरोप हैं। चुनाव के दौरान तात्कालिक लाभ की ओर ध्यान केंद्रित करना। मुफ्त सेवाएं जैसे पानी और बिजली भले ही लाभकारी हों, लेकिन इन्हें अक्सर वोटरों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के रूप में देखा जाता है, जो दीर्घकालिक मुद्दों जैसे रोजगार, दीर्घकालिक विकास और शासन सुधार से ध्यान हटा सकती है। संवेदनशील वर्गों को लक्षित करना। मुफ्त सुविधाएं अक्सर वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए दी जाती हैं, जो ऐसे वादों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इस तरह यह आरोप लगता है कि राजनीतिक दल वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वे लोगों को जागरूक चुनावी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करें। चुनाव आयोग की भूमिका। ईसी की चुप्पी। एक बड़ा आरोप यह है कि चुनाव आयोग ने मुफ्त सुविधाओं की बढ़ती संस्कृति पर आंखें मूंद ली हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने चुनावों में धन और संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए हैं। चुनावी अभियानों के दौरान मुफ्त सेवाओं का प्रभाव अभी तक सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो चुनावी आचार संहिता का पालन करने के लिए जिम्मेदार होता है, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनावी वादे उचित और गैर प्रलोभक रहें। लेकिन मुफ्त सुविधाओं को लेकर कोई स्पष्ट नियमावली नहीं है, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि ये वादे क्या नैतिक रूप से सही हैं या चुनावों के दौरान रिश्वतखोरी के रूप में आते हैं। विनियमन की आवश्यकता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव आयोग को मुफ्त सुविधाओं के वादों को सीमित या नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश पेश करने चाहिए, विशेषकर चुनावी अभियानों के दौरान। यह निर्धारित करने के लिए एक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए कि क्या ऐसे वादे अनुचित प्रभाव डालते हैं या नहीं। मुफ्त सुविधाओं के आर्थिक परिणाम। वित्तीय दबाव। मुफ्त सुविधाएं हालांकि चुनावी दृष्टिकोण से आकर्षक हो सकती हैं, एक राज्य के वित्त पर भारी दबाव डाल सकती है। दिल्ली, उदाहरण के लिए, अक्सर मुफ्त बिजली और पानी योजनाओं की स्थिरता को लेकर आलोचनाओं का सामना करती रही है, जबकि ये योजनाएं शॉर्ट टर्म में लोकप्रिय हो सकती हैं। इनका दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव गंभीर हो सकता है। राज्य को इन योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए उधार लेना पड़ सकता है,
जिससे वित्तीय घाटे में वृद्धि हो सकती है। यदि सरकार का बजट इन योजनाओं को वित्त पोषित करने में लग जाता है तो निजी क्षेत्र में निवेश प्रभावित हो सकता है। स्थिरता के मुद्दे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि मुफ्त सुविधाएं दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं हो सकती। यदि राज्य के वित्तीय हालात नहीं सुधरते या राजस्व में वृद्धि नहीं होती तो ये मुफ्त सेवाएं समाप्त हो सकती हैं, जिससे भविष्य में राजनीतिक असंतोष हो सकता है। राज्य द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं पर निर्भरता लोगों को दीर्घकालिक समाधान जैसे नौकरियों, शिक्षा और कौशल विकास की ओर प्रेरित नहीं कर सकती। जनधारणा और मतदाता व्यवहार। तात्कालिक संतुष्टि। शॉर्ट टर्म में मुफ्त सुविधाएं निश्चित रूप से आकर्षक होती हैं। दिल्ली जैसे शहर में, जहां शहरी गरीबी और जीवन यापन की लागत अधिक है, मुफ्त बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं का वादा मतदाताओं को प्रभावी रूप से आकर्षित कर सकता है। दोधारी तलवार। जबकि मुफ्त सुविधाएं पार्टियों को वोटों को सुरक्षित करने में मदद कर सकती हैं, वे भी समय के साथ मतदाता थकावट का कारण बन सकती हैं। जैसे जैसे लोग यह समझने लगते हैं कि मुफ्त सुविधाएं केवल तात्कालिक लाभ देती हैं, उनका प्रभाव कम हो सकता है। दिल्ली जैसे राजनीतिक परिदृश्य में मुफ्त सुविधाओं का वादा जल्दी ही एक कम से कम राजनीति में बदल सकता है, जहां हर पार्टी अपनी तरफ से कुछ मुफ्त देने का वादा करती है। मुद्दों के आधार पर मतदान। मतदाता अब धीरे धीरे मुफ्त सुविधाओं के बजाय शासन की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। मुफ्त सुविधाएं चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन अगर शासन अपेक्षाएं पूरी नहीं करता है तो वे दीर्घकालिक राजनीतिक निष्ठा नहीं पैदा कर सकती। मीडिया और सार्वजनिक विमर्श की भूमिका। मीडिया का प्रभाव। मीडिया का महत्वपूर्ण भूमिका होती है यह तय करने में कि मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति पर जनता की धारणा कैसी बनेगी। मीडिया की रिपोर्टिंग इस सांस्कृतिक प्रवृत्ति को बढ़ा सकती है या उसकी स्थिरता के मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। कई बार मीडिया आउटलेट्स मुफ्त सेवाओं के फायदे और नुकसान की बहस करते हैं और यही विमर्श मतदाताओं की सोच को प्रभावित करता है। सार्वजनिक जागरूकता। जैसे जैसे लोग मुफ्त सुविधाओं के परिणामों के बारे में अधिक जागरूक होते जाएंगे, इसकी राजनीति में बदलाव आ सकता है। 2025 के चुनावी मौसम में अधिक शिक्षित और राजनीतिक रूप से जागरूक मतदाता अधिक दीर्घकालिक कल्याण नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, न कि केवल तात्कालिक भत्तों पर। दिल्ली चुनावों का भविष्य मुफ्त सुविधाओं से आगे। जैसे जैसे दिल्ली 2025 के चुनावों की ओर बढ़ेगी, राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आ सकता है। हालांकि मुफ्त सुविधाएं राजनीतिक हथियार के रूप में प्रभावी हो सकती हैं। मतदाता अब शासन की गुणवत्ता, रोजगार, पर्यावरणीय स्थिरता और शहरी योजना जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। अधिक जागरूक मतदाता। जैसे जैसे दिल्ली के मतदाता अधिक राजनीतिक रूप से जागरूक होते हैं, मुफ्त सुविधाओं के खिलाफ एक नई सोच उत्पन्न हो सकती है। मतदाता अब केवल तात्कालिक भत्तों के बजाय दीर्घकालिक विकास योजनाओं की ओर ध्यान दे सकते हैं। दिल्ली के राजनीतिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ दिल्ली चुनाव 2025 निश्चित रूप से मुफ्त सुविधाओं, राजनीतिक मैनिपुलेशंस और मतदाता की भावना का मिश्रण होगा। हालांकि मुफ्त सुविधाएं एक प्रभावी चुनावी उपकरण रही हैं, राजनीतिक दलों के लिए यह चुनौती होगी कि वे दीर्घकालिक दृष्टिकोण और शासन की गुणवत्ता को शॉर्ट टर्म लाभ से कैसे संतुलित करें। निर्वाचन आयोग और सार्वजनिक विमर्श का महत्वपूर्ण भूमिका होगी यह तय करने में कि क्या मुफ्त सुविधाओं की यह संस्कृति जारी रहती है या फिर चुनावी राजनीति में। चुनावों में वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दल मुफ्त सुविधाओं की ओर रुख कर रहे हैं और अब मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति और भी गहरे स्तर तक पहुंच चुकी है, जबकि निर्वाचन आयोग ईसी इस पर आंखें मूंदे हुए है। कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में 400 से अधिक सीटों का सपना देखा था और इस दौरान उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए बजट आवंटन को रेवड़ी कहा था। लेकिन लोकसभा की हार के बाद वह अब रेवड़ी के पैरोकार बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि मोदी का ब्रांड
अब लोगों को आकर्षित नहीं कर रहा। मोदी की कल्याण योजनाओं की शुरुआत पीएसयू और एलआईसी से ऋण लेकर हुई थी। फिर उन्होंने राज्य से फंडिंग की ओर रुख किया। अब उनका प्रमुख फोकस मोदी गारंटी पर है। गारंटी की राजनीति कर्नाटका चुनावों के दौरान अपने चरम पर थी और अब प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मुफ्त सुविधाओं के प्रचारक के रूप में पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा करने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र चुनावों में एनडीए द्वारा 124 मुफ्त सुविधाओं की घोषणा की गई थी। हरियाणा चुनावों में भी बीजेपी ने महिलाओं के लिए 2,100 रुपये की मासिक भत्ता, लड़कियों के लिए स्कूटर, मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस और 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था। अब दिल्ली चुनावों के पास आते हुए चुनावी माहौल मुफ्त सुविधाओं की प्रतिस्पर्धा से महक रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुफ्त सुविधाओं में महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना शामिल है, जिसमें 1,000 रुपये से 2,100 रुपये प्रति माह तक मिलते हैं और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए संजीवनी स्वास्थ्य देखभाल योजना। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब तक 13 लाख लोग इस योजना में पंजीकरण कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने ऑटो रिक्शा चालकों के लिए दुर्घटना और जीवन बीमा का वादा भी किया है, जिसका कवर 15 लाख रुपए तक होगा। साथ ही 2,500 रुपये का यूनिफॉर्म भत्ता और अपनी बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए का खर्च भी देने का वादा किया है। केजरीवाल ने ग्रंथी और पुरोहितों को 18,000 रुपये का भत्ता देने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने बेरोजगारों के लिए कौशल प्रशिक्षण के तहत 800 रुपये, प्यारी दीदी योजना के तहत 200 रुपये और जीवन रक्षण योजना के तहत 25 लाख रुपए का बीमा देने का वादा किया है। मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है, जहां केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह वोटरों को लुभाने के लिए सोने की चेन, साड़ियां, जूते और जैकेट बांट रही है। हाल ही में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में वोटरों को जूते बांटते हुए कैमरे में कैद किया गया। इसके बावजूद निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वास्तव में बीजेपी ने दिल्ली में अपना दूसरा घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें एक बार फिर मुफ्त सुविधाओं की लंबी सूची दी गई है। बीजेपी ने घोषणा की है कि जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। बीजेपी ने यह भी कहा है कि वह आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के लिए एक एसआईटी बनाएगी। एसएससी छात्रों को डॉ.बी.टी.आर. अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के तहत 1,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। पार्टी ने ऑटो टैक्सी चालकों के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाने का वादा किया है, जिसमें 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, वाहन बीमा और उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। घरेलू श्रमिकों के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां और 6 महीने की पेड मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या को दोगुना किया जाएगा। बीजेपी ने मुफ्त सुविधाओं के मामले में सभी राजनीतिक दलों को पछाड़ दिया है। रेवड़ियां अब मोदी और बीजेपी के लिए एक राजनीतिक मजबूरी और अस्तित्व का मंत्र बन गई हैं। यह सवाल गंभीर है कि वे इन वादों को कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दल भविष्य पीढ़ियों के बारे में सोचे बिना ऐलान कर रहे हैं। वही मोदी अब रेवड़ियों पर उलटफेर कर चुके हैं और उन पर पूरी तरह से पलट गए हैं। 2022 में तब के सीजेआई एनवी रमन ने कहा था कि रेवड़ियों के मुद्दे को राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि वित्तीय योजना के तहत हल किया जाना चाहिए। वित्तीय जिम्मेदारी प्रबंधन अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वित्तीय घाटा 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बार दिल्ली अकेले घाटे में चल रहा है। कपिल सिब्बल ने तब सीजेआई से सुझाव दिया था कि रेवड़ियों का मुद्दा वित्त आयोग द्वारा उठाया जाना चाहिए। हालांकि इस क्षेत्र में ज्यादा काम नहीं हुआ है
और जैसे जैसे समय बीत रहा है, रेवड़ी की राजनीति और भी विकृत होती जा रही है। यह दिखा रहा है कि राजनीतिक दलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सलाह कितनी मामूली हो गई है। राजनीतिक वास्तविकता ये है कि जब सरकारें मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती हैं, तो मुफ्त सुविधाएं एक बैंक योग्य मुद्दा बन जाती हैं। मोदी का रेवड़ी पर यह पलटाव उनकी घटती करिश्माई छवि और लोकप्रियता का एहसास है। यही कारण है कि दिल्ली चुनाव बीजेपी के लिए मुफ्त सुविधाओं और राजनीति की मिलीजुली राजनीति बन चुका है। जहां तक राजनीति की बात है, कई किस्से सामने आए हैं कि मतदाता सूची में हो रही विलोपन और जोड़ घटाव की घटनाओं की रिपोर्ट सामने आई है, और कैसे बूथ स्तर पर अधिकारी और पन्ना प्रमुख फॉर्म 7 का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में कर रहे हैं। क्या मुफ्त सुविधाएं बीजेपी को दिल्ली में 25 साल के लंबे अंतराल के बाद सत्ता में वापसी करने में मदद कर सकती हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।